हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और बच्चे लोग कैसे हो? प्यारे बच्चे, और सब ठीक ठाक? और मेरी आवाज आ रही है क्या? ओके, चलो। वीडियो क्लियर है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या वीडियो क्लियर है? ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है? आयुष्मान, स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाने की अभी जरूरत नहीं पड़ी है भाई। ठीक है। अब देखो, ऑफलाइन होगा तो फिर मैं आऊंगा, है ना? तो मैं फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में आऊंगा। फिर तो ऑफलाइन होगी तो फिर क्या फायदा स्मार्ट बोर्ड लेने से, है ना? तो क्योंकि परमानेंट बोर्ड पर ही तो नहीं पढ़ाना है ना भाई। ठीक है। चलो तो फिर स्टार्ट करें। स्टार्ट करें। तो एक क्वेश्चन मैंने दिया था पिछले क्लास में, है ना सब? पिछले क्लास में मैंने एक क्वेश्चन दिया था, एक न्यूमेरिकल दिया था आपको। कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज इन सराउंडिंग, 1 मोल ऑफ वाटर इज फाउंड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, है ना? देखो, कह रहा है कि 1 मोल वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है ना? फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर। और 1 मोल वाटर के फॉर्मेशन से कितना हीट रिलीज हो रहा है भाई? तो ये हीट रिलीज हो रहा है -286, है ना, किलो जूल। यानी -286 किलो जूल, है ना? कितना हीट जो है रिलीज हो रहा है, ठीक है, पर मोल, यानी 1 मोल का। ठीक है। ये मीन्स कि आपको डेल्टा एच का वैल्यू जो है, डेल्टा एच का वैल्यू दिया है -286 किलो जूल पर मोल। अच्छा, डेल्टा एच का वैल्यू निगेटिव में है, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि ये प्रोसेस जो है, ये रिएक्शन जो है, ये क्या है? तो वही एक्सोथर्मिक है ना? एक्सोथर्मिक है। ठीक है। और वाटर का फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक होता ही है। वाटर कैसे फॉर्म होता है भाई? हाइड्रोजन गैस प्लस हाफ O2 गैस जब वाटर बनता है लिक्विड, है ना? यहाँ क्या होता है? तो ह्यूज अमाउंट में जो है एनर्जी रिलीज होता है। यहाँ क्या होता है भाई? तो एनर्जी जो है, एनर्जी रिलीज होता है ना? एनर्जी रिलीज होता है। और यही एनर्जी कितना दिया हुआ है? यही एनर्जी जो है आपका -286 किलो जूल दिया हुआ है पर मोल, यानी 1 मोल वाटर के फॉर्मेशन से। मीन्स आप सीधे तौर पर कह सकते हो कि वन मोल वाटर के फॉर्मेशन से कितना एनर्जी रिलीज होता है? तो 286 किलो जूल एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है। माइनस साइन तो इसलिए कि जो है, माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि हीट रिलीज हो रहा है, यानी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। ठीक है। बाकी अगर हम लोग मैग्नीट्यूड देखें, वैल्यू देखें, तो वो 286 है। ठीक है। तो इसका मीनिंग होता है कि वाटर का फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस और इस प्रोसेस में हीट जो है रिलीज हो रहा है। यानी कि हीट रिलीज होने का मीनिंग क्या है ना? आप किसी सिस्टम में, मान लेते हैं आप ये सिस्टम है ना? क्योंकि आप कोई भी रिएक्शन कराओगे तो, है ना, एक कंटेनर में कराओगे, एक सिस्टम में कराओगे। इस सिस्टम में आप कर रहे हो H2 प्लस हाफ O2, है ना? ठीक है। और इससे आप वाटर बना रहे हो। और यहाँ क्या हो रहा है? तो हीट रिलीज हो रहा है। हीट रिलीज रहती है, हीट कहाँ जाएगा भाई? तो हीट तो सराउंडिंग में जाएगा ना। ठीक है। ये हीट कहाँ जाएगा? सराउंडिंग में। तो सराउंडिंग का जो हीट है, सराउंडिंग का जो एनर्जी है, वो क्या बढ़ेगा ना, है ना? एनर्जी ऑफ सराउंडिंग, एनर्जी ऑफ सराउंडिंग, एनर्जी ऑफ सराउंडिंग जो है, एनर्जी ऑफ सराउंडिंग इंक्रीजेज। ये इंक्रीज होगा ना। ठीक है। ये इंक्रीज होगा। तो सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है, या कहा सिस्टम जो हीट लॉस कर रहा है, वही एनर्जी क्या कर रहा है? तो सराउंडिंग जो है उस एनर्जी को, उस हीट को क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। एक लॉस कर रहा है, दूसरा गेन कर रहा है। यही तो होता ही है एनर्जी, है ना? तो
इसको नोट करना चाहते हो तो कर लो। हो गया, सब लोग आ गया भाई? क्या बात है, आज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है भाई, क्या बात है। ठीक है, तो देखो अब मैथमेटिकली जो है, मैथमेटिकली मैथमेटिकली मैंने आपको बताया था कि डेल्टा एस जो है किस पर डिपेंड करता है, तो क्यू पर डिपेंड करता है और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, दो ही फैक्टर पर डिपेंड करता है। यानी डेल्टा एस इक्वल टू क्या होता है, तो क्यू अपॉन टी, ये होता है फॉर्मूला, है ना। ठीक है, क्यू अपॉन से, क्यू मींस सराउंडिंग, है ना, एब्जॉर्ब्ड बाय सराउंडिंग, हीट गेन बाय सराउंडिंग अपॉन टेम्परेचर। ठीक है, अब कितना गेन कर रहा है, तो माइनस माइनस 286, है ना। लेकिन ये माइनस माइनस नहीं रहेगा भाई, ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, है ना। क्यों प्लस हो जाएगा भाई, है ना, क्योंकि सराउंडिंग का जो हीट है वो क्या हो रहा है, हीट सराउंडिंग का जो हीट है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, सिस्टम लॉस कर रहा है, सिस्टम के लिए नेगेटिव है, लेकिन सराउंडिंग के लिए क्या हो जाएगा, ये सराउंडिंग के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ हम लोग डेल्टा एस निकाल रहे हैं, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंट्रोपी निकाल रहे हैं। तो चेंज इन एंट्रोपी किसके लिए निकाल रहे हैं, सराउंडिंग का। तो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, तो क्यू सराउंडिंग क्या हो जाएगा, प्लस 286 अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना है भाई, तो टेम्परेचर गिवन नहीं है ना, गिवन नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको यहाँ स्टैंडर्ड स्टेट में दिया हुआ है, क्योंकि जो आपको जो दिया हुआ है ये डेल्टा एच एफ, सॉरी, ये आपको डेल्टा एच एफ नॉट दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ -286, ये दिया हुआ है। तो यहाँ नॉट जैसे ही नॉट दिया हो, आप समझ जाना कि स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड स्टेट में दिया हुआ है। फिर आपको टेम्परेचर और प्रेशर की जरूरत नहीं है, आपको फिर न्यूमेरिकल में नहीं खोजना है टेम्परेचर और प्रेशर कितना है ना। जैसे ही स्टैंडर्ड स्टेट देखो, है ना, तो आप समझ जाओ, ठीक है, कि टेम्परेचर कितना होगा भाई, तो 273 केल्विन होगा। तो आप इसको डिवाइड कर दो 273 से, और यहाँ किलो में है, तो किलो है तो 10⁻³ हो जाएगा भाई, है ना, है ना। इसको जूल में आप चेंज करोगे या किलो में भी रख सकते हो, नो प्रॉब्लम, है ना। ठीक है, आप जूल में चेंज करोगे तो कितना जूल हो जाएगा, तो आप इसको डिवाइड कर दो, देख लो कितना वैल्यू आता है, तो यही जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा समझने की चीज है इसमें। ठीक है, 9 नहीं भाई, ये क्यू है, क्यू हीट, ये क्यू हीट है भाई, है ना, ये हीट, ये हीट है। ठीक है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है ना, ये फॉर्मूला होता है। मैंने बताया था जिस समय मैंने इंट्रोपी पढ़ाया था, उस समय मैंने इस फॉर्मूला को बताया था। ठीक है, आप देख लेना, ठीक है, पीछे का क्लास लेक्चर देख लो या आपके नोट्स में होगा, आप देख लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो एक और क्वेश्चन दे दिया था मैंने कल, कल के क्लास में मैंने एक क्वेश्चन दिया था, कल या परसों, है ना, मिस लास्ट क्लास में मैंने एक और क्वेश्चन दिया था। वो क्वेश्चन क्या था, चलो हो गया। तो वो क्वेश्चन क्या था मुझे बताएगा थोड़ा सा।
इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO, CO2, N2O, क्या ये क्वेश्चन था? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO, CO2, क्या यही क्वेश्चन था? थोड़ा यस नो करना, वो बताना भाई। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ओके ओके, ये क्वेश्चन था, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO, CO2, N2O, N2O4 R, है ना? ये क्वेश्चन था, ठीक है, ओके। तो देखो भाई, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डेटा क्या है। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, यानी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम लोगों ने पढ़ा था क्या होता है। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है आपको याद होगा, ठीक है ना कोई? तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है? तो वन मोल है ना। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम लोग वन मोल के लिए डिफाइन करते हैं, इस चीज को याद रखना, मैंने और है ना बताया था इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बारे में डिटेल से। वन मोल कंपाउंड के फॉर्मेशन में जो इंथैल्पी चेंज होता है उसको हम लोग इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं, है ना। तो और अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अगर स्टैंडर्ड स्टेट में हो तो उसको हम लोग स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहें, ठीक है। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है सीओ का, सबका दिया हुआ है, देखो सीओ का, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, CO2 का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, N2O का और N2O4 का, ये चारों का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है। कितना है भाई? तो CO का -110 -110, कार्बन डाइऑक्साइड का -393, ये है, ठीक। और N2O का 81, इसका 81 प्लस में है, 81 और इसका जो है प्लस में है, इसका दोनों का प्लस में है 9.7, मैं प्लस यहां दे देता हूं, ठीक है ना। तो इस दोनों का माइनस में है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और इस दोनों का प्लस में। तो माइनस प्लस क्या यहाँ रिप्रेजेंट करता है? तो इस दोनों का माइनस में है, इसका मीनिंग है कि ये दोनों ही, इस दोनों का फॉर्मेशन जो है क्या होगा? तो एक्सोथर्मिक होगा, एनर्जी रिलीज हुआ होगा। लेकिन इस दोनों के फॉर्मेशन में, यानी इस दोनों के बनने के दौरान एनर्जी क्या होगा? तो एब्जॉर्ब क्या होगा, है ना, ठीक है। इसलिए ये दोनों इंडोथर्मिक है। चलो एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक से हमें यहाँ मतलब नहीं है ज्यादा, ठीक है। तो आप देखो इसका फॉर्मेशन आप कैसे कराओगे, सबका फॉर्मेशन आप कराओ, कार्बन प्लस हाफ O2 का जब रिएक्शन कराओगे तो आपको कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, और इसके लिए कितना है भाई? तो -110, कितना है? सबका वैल्यू हम लोग लिखते जाते हैं, या इसको हम लोग मान लेते हैं डेल्टा H1 इक्वल टू -110, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन प्लस O2, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका हम लोग डेल्टा H2, और ये कितना है भाई? तो -393, ये हो गया। थर्ड क्या है? नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, N2 प्लस हाफ O2, N2O, डेल्टा H का वैल्यू, कितना है भाई? तो +81, और लास्ट में क्या है? तो N2O4 कैसे बनेगा? तो N2 प्लस 2O2, है ना, 2 नाइट्रोजन 4 ऑक्सीजन है, तो बनेगा N2O4, और इसके लिए डेल्टा H का जो वैल्यू है वही 9.7 है, यही तो है, ठीक है। ये है। अब आपको कैलकुलेट किसका करना है? आपको कैलकुलेट करना है, किसका? तो वही आपको कैलकुलेट करना है N2, आपको कैलकुलेट करना है N2O4 प्लस 3CO, N2O प्लस 3 कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, 3 कार्बन डाइऑक्साइड है, हाँ ठीक है ना। तो इस रिएक्शन के लिए आपको क्या करना है? इस रिएक्शन के ये इंथैल्पी चेंज आपको कैलकुलेट करना है, डेल्टा H कैलकुलेट करना है, ठीक है, ये कैलकुलेट करना है। कैसे करोगे? तो देखो भाई, हमें क्या करना है ना,
हमें क्या करना है, तो हमें इसी चार इक्वेशन से, इस चार इक्वेशन से ये दो, इस इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को लाना है। मीन्स हमें हमें रिक्वायर क्या है, हमें रिक्वायर है इस रिएक्शन का। हमारे पास दिया हुआ है ये चार रिएक्शन, है ना। दिया हुआ तो नहीं था, दिया हुआ तो सिर्फ इतना ही है, लेकिन ये आप जानते हो कि फॉर्मेशन कह रहा है तो आपको सबका फॉर्मेशन करा लेना है, तो फॉर्मेशन आपने सबका करा लिया। 1 मोल का कराना है ना। तो सब में आपने 1 मोल का कराया, क्योंकि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 1 मोल के लिए ही डिफाइन होता है, इसलिए 1 मोल CO बनाया, 1 मोल CO2 बनाया, 1 मोल N2O बनाया और 1 मोल आपने N2O4 बनाया। लेकिन क्या करना है, इसी चार इक्वेशन से आपको क्या करना है, इसी फोर इक्वेशन से ये इक्वेशन आपको कर लाना है ना। इसी चार इक्वेशन से आपको माइनस प्लस करके, है ना, माइनस प्लस मल्टीप्लीकेशन सब्ट्रैक्शन जैसे हो, इसी चार इक्वेशन से हम लोग को ये इक्वेशन लाना है। कैसे लाएंगे देखो, बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, देखो भाई, हमारे लेफ्ट साइड में देखो क्या है, N2O4। यहां देखो हमारे N2O4 किधर है, राइट साइड में है ना, राइट साइड में। इधर देखो जो हमारा ओरिजिनल इक्वेशन जो है उसमें N2O4 लेफ्ट साइड में है, यहाँ N2O4 राइट साइड में है। 1 मोल, यहाँ 1 मोल है, देखो यहाँ 1 मोल है और यहाँ भी 1 मोल है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसको, इस रिएक्शन को हम लोग रिवर्स कर देते हैं, है ना। जैसे ही, है ना, आप अलग से करना, ठीक है। मैं इसको यही कर रहा हूं, मैं इसको रिवर्स कर दे रहा हूं। देखो मैं रिवर्स कर देता हूं, ठीक है। मैंने ये रिवर्स कर दिया, N2O4, ठीक है, N2O4 से N2 प्लस 2O2 रिवर्स कर दिया। अब देखो जैसे ही रिवर्स करेंगे तो यहाँ हमारा ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी डेल्टा H4 का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई, ये माइनस माइनस 9.7 हो जाएगा ना। क्योंकि मैंने पिछले क्लास में ही कहा था आपको कि अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक, है ना। तो अभी जो फॉरवर्ड जो रिएक्शन था उसको हमने क्या किया, बैकवर्ड डायरेक्शन में कर दिया, है ना। तो रिवर्स कर दिया, तो जैसे ही आप रिएक्शन को रिवर्स करोगे वहां साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। इंथैल्पी जो चेंज हो रहा है उसका जो है साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ प्लस में था, ये माइनस में हो गया 9.7। चलो ठीक है, ये आ गया हमारा। इधर देखो लेफ्ट CO लेफ्ट साइड में है, इधर CO राइट साइड में है। लेकिन यहाँ एक और चीज देखो, यहाँ 3 मोल्स है, यहाँ 1 मोल है। तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, हमें इसको 3 मोल चेंज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखो, हम लोग इसको 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 भी हम लोग को रिवर्स करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ CO कर देते हैं, CO। इधर क्या हो जाएगा भाई, कार्बन प्लस हाफ O2, ये हो जाएगा। यहाँ वैल्यू क्या है, -1/10 है, यानी डेल्टा H1 का वैल्यू कितना है भाई, -110 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, +110 हो जाएगा नहीं। चलो मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है, ये डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। प्लस में हो जाएगा ना, ये हो गया। लेकिन लेकिन क्या भाई, लेकिन ये कि यहाँ 3 मोल है, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर ये भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। चलो ये हमारा हो गया, ये हमारा आ गया। अब हम लोग N2O देखते हैं। N2O देखो राइट साइड में, इधर भी राइट साइड में 1 मोल है, इधर भी 1 है। चलो कोई बात नहीं, इसको जैसे है वैसे रहने देता हूं, इसको रहने देता हूं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। चलो कार्बन डाइऑक्साइड राइट साइड में है, यहाँ भी राइट साइड में है, इधर भी राइट साइड में रहने देता हूं। बस क्या चेंज क्या करना है, यहाँ 3 मोल्स है तो हमें इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना। इसको मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। इधर 3 हो गया और यहाँ डेल्टा H का वैल्यू ये भी क्या हो जाएगा भाई, ये भी 3 हो जाएगा, ठीक है। माइनस साइन रहेगा क्योंकि रिएक्शन को हमने रिवर्स नहीं किया है, रिएक्शन जैसे है वैसे रहने दिया। इस रिएक्शन को भी जैसे है वैसे रहने कर दिया, इसे यहाँ भी डेल्टा H का वैल्यू जो है वही रहेगा, है ना। ये दोनों जो है रिवर्स हो गया, इसलिए साइन जो है यहाँ चेंज हो गया, ठीक है। बस इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, तो सबको ऐड कर देना है। लेकिन ऐड करने के पहले आपको क्या करना है, कैंसल आउट करना है। कैंसल आउट करके आपको वही रिएक्शन आना चाहिए, है ना, वो रिएक्शन आना चाहिए कैंसल आउट करके। चलो हम लोग कैंसिल करते हैं। तो देखो भाई कौन कौन सा कैंसल आउट होगा, देखो इधर से कार्बन है, 3 कार्बन, इधर कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन है, देखो ये कैंसल आउट हुआ। चलो नेक्स्ट आते हैं N2। N2 कहां है भाई, ये N2 कैंसल आउट हुआ, ठीक है। उसके बाद इधर 3O2 हाफ O2
कितना हो गया भाई, और इधर देखो हाँ हाँ 3, ये CO है, ये ठीक है, N2O4 ये ठीक है, एंड ये कैंसल हो गया 3O2, तो ये 3/2 हो गया और ये 2 हो गया, है ना, ठीक तो है भाई। तो ये हो गया आपका कितना 2, हाँ ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये और ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, देख लो आप, देख लो आप, ठीक है, आप चेक कर लेना। आप फिर क्या करो, ऐड कर दो। अब देखो क्या बचा भाई, लेफ्ट साइड में देखो, लेफ्ट साइड में क्या बचा आपका, N2O4 बचा, और क्या बचा आपका 3 मोल्स ऑफ CO बचा, और कुछ है क्या, देख लो, और कुछ है, और कुछ नहीं है। राइट साइड में देखो, राइट साइड में क्या है आपका 3CO2 है, प्लस प्लस प्लस, और क्या है N2O, और क्या, और कुछ बचा है नहीं, बाकी सारे के सारे कैंसिल आउट हो चुका है। अब देख लो, अब डेल्टा H का वैल्यू यहाँ कितना हो जाएगा, अब डेल्टा H का वैल्यू निकालो, इधर कितना हो जाएगा, देखो देखो, ये हो गया 3 × 3 9, ठीक है, तो ये हो गया भाई -879, ये तो 81 ही रहेगा, ये 81 प्लस में है, ये प्लस में है भाई, ठीक है, ये फिर माइनस में है -9.7, तो ये -9.7, और ये वाला कितना हो गया भाई, तो ये वाला हो गया आपका, ये वाला हो गया आपका 110 330, ठीक है, ये हो गया आपका +330, तो ये दोनों प्लस में हो गया। अब सबको ऐड करो, यहाँ ऐड करके आप बताओ कितना आता है वैल्यू, इस सबको ऐड करके आप बताओ वैल्यू कितना आता है, देखो सबको ऐड करके आप बताओ कि वैल्यू क्या आता है। ओके 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 ओके, ये हो जाएगा भाई 9, हाँ 1179, 1179, ओके, ठीक है, चलो अब करो तो, सबको ऐड करो, ये माइनस में है भाई, ये माइनस में है, ठीक है, हाँ भाई हो गया, आ गया सबके आंसर। सर अगर डेल्टा HF डेल्टा, हाँ भाई
ठीक है, ठीक है, तो देख लो कितना आंसर आता है। ठीक है, चलो अब हम लोग थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं। जो बचा हुआ पार्ट है आज हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थ्योरी का जो बचा हुआ पार्ट है उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलो, तो क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन की बात कर रहे हो सुजाल? पिछला क्वेश्चन में एच क्यू का इक्वल क्यों हुआ? एच क्यू का इक्वल क्यों हुआ? फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हो सुजाल, ये सेकंड वाले क्वेश्चन का? फर्स्ट वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो? अरे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ये वाला डेल्टा एस इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये क्यू हीट, इसकी बात कर रहे हो? ये तो फॉर्मूला होता ही है भाई। ठीक है, इंट्रोपी चेंज का यही फॉर्मूला ही होता है भाई। ठीक है, चलो चलो आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट है हीट ऑफ देखो भाई, इंट्रोपी, देखो सुजाल, मेरा जो है आप देख लेना लेक्चर, पीछे वाला लेक्चर जब इंट्रोपी मैंने पढ़ाया था तो वो लेक्चर आप देख लेना। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी पूरा डिटेल में उतना नहीं जा सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन, और बेटर है कि इसको आप इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहो, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो सबसे पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसको कहते हैं। तो देखो, एसिड और बेस के जो रिएक्शन होता है, एसिड और बेस के बीच जो रिएक्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना। रिएक्शन विथ एसिड, है ना, मींस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम लोग किसको कहते हैं? तो एसिड प्लस बेस के बीच का जो रिएक्शन होता है, इसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ओके, अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है भाई? तो इंथैल्पी तो चेंज होगा ही, है ना, इंथैल्पी तो चेंज होगा ही, एनर्जी चेंज तो होगा ही कोई भी रिएक्शन में, है ना, कोई भी रिएक्शन में इंथैल्पी चेंज तो होगा। एक रिएक्शन ही है एसिड और बेस का, इसका स्पेशल जो है, स्पेशल नाम दिया गया है, एसिड और बेस के बीच का रिएक्शन को स्पेशल नाम दिया गया है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो फिर कुछ नहीं, एसिड और बेस रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट बनाएगा और उसमें जो इंथैल्पी चेंज होगा उसी को हम लोग कहेंगे इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन या हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। वेरी सिंपल। ठीक है, लेकिन इसमें एक और चीज जोड़ना है आपको। और क्या जोड़ना है?
तो आपको यहाँ ये लिखना है कि द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आपको ये करना है कि द चेंज ऑफ इंथैल्पी when one mole of one equivalent of acid combines with एक मिनट the change of enthalpy when one equivalent of acid completely react with one equivalent of base, ठीक है। तो जिस तरह हमने इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में क्या पढ़ा कि भाई वन मोल कंपाउंड बनाने में जो इंथैल्पी चेंज होता है उसको हम लोग इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक उसी तरह से हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन या इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट या 1 इक्विवेलेंट के लिए डिफाइन होता है। ठीक है, तो 1 इक्विवेलेंट ऑफ एसिड जब कंप्लीट रिएक्शन देता है 1 इक्विवेलेंट ऑफ बेस के साथ, तो उसमें जो इंथैल्पी चेंज होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, कंप्लीट रिएक्शन ये याद रखना मींस कि एक एसिड है और दूसरा बेस है, क्या बनाता है भाई, तो सॉल्ट बनाता है प्लस वाटर बनाता है। इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। दिस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, और इसमें जो इंथैल्पी चेंज होता है ना, डेल्टा एच जो होता है ना, जो चेंज होता है वो कितना होता है भाई, तो चलो जैसे HCl प्लस NaOH क्या बनाएगा भाई, तो NaCl प्लस H2। ठीक है, ठीक है, और यहां जो है, यहां जो इंथैल्पी चेंज होगा है ना, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, अब वन इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वन इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, वन इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, वन इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, ये दोनों जब कंबाइन करके सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा, तो यहां जो इंथैल्पी चेंज होता है भाई वो कितना होता है, तो ये होता है -57.2 किलो जूल। ठीक है, और ये कांस्टेंट होता है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, मैंने क्या कहा, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस, कोई भी एसिड और बेस ले सकते हो, है ना, ऐसा नहीं किसी पार्टिकुलर एसिड और बेस की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन एसिड भी स्ट्रांग होना चाहिए और बेस भी स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि दोनों स्ट्रांग होगा तभी कंप्लीट रिएक्शन होगा। अगर दोनों में से कोई वीक होता है तो कंप्लीट रिएक्शन नहीं हो पाएगा, इसलिए दोनों का स्ट्रांग होना चाहिए। तो जब दोनों ही स्ट्रांग होगा और वहां सॉल्ट और वाटर जो बनेगा, तो उसमें जो इंथैल्पी चेंज होगा वो कितना होगा, तो -57.2 किलो जूल के
इक्वल होगा हमेशा, चाहे कोई भी एसिड हो कोई भी बेस हो, लेकिन एसिड और बेस दोनों स्ट्रांग होना चाहिए और दोनों ही क्या होना चाहिए, तो वन इक्विवेलेंट के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि अमाउंट ज्यादा होगा कम होगा तो वहां फिर जो है चेंज हो जाएगा वैल्यू, ये है ना। तो ये वन इक्विवेलेंट के लिए है ना जो है ये वैल्यू आएगा हमेशा -57.2 किलो जूल। अब यहाँ वैल्यू माइनस में आ रहा है तो इसका मीनिंग है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होता है ये कैसा होता है भाई, ये एक्सोथर्मिक होता है, एक्सोथर्मिक नेचर का होता है। ओके, वन इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है, अरे इक्विवेलेंट वन इक्विवेलेंट नहीं है पता, ओके ओके मैं बता रहा हूँ, ठीक है भाई, इसको नोट करो पहले फिर मैं बता रहा हूँ इक्विवेलेंट क्या होता है। हो गया, ठीक है, तो ये जो है एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, इसको याद रखना है। चलो देखो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है भाई, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल अपॉन वैलेंसी फैक्टर यानी एन फैक्टर, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल तो आपको पता है, नंबर ऑफ मोल पता है, वैलेंसी भी आपको पता है, तो फिर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपको कैलकुलेट करना हो वही HCl का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, आपको करना हो H2SO4 का, है ना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, ठीक है। आपको करना हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम क्लोराइड का, चलो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, तो ये तो खैर हाँ ठीक है, एसिड है, ये भी एसिड है, ये बेस है, कैसे करोगे देखो, आपको सबसे पहले वैलेंसी फैक्टर निकालना, वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालोगे भाई, पहले इसको नोट कर लो आप, पहले इसको नोट करो, हो गया। देखो आपको क्या करना है भाई, तो आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालना है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ HCl निकालना है, ठीक है। तो मोल अपॉन वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। चलो HCl का कितना मोल है 1, वैलेंसी कितना हो जाएगा HCl का वैलेंसी कैसे आप कैलकुलेट करोगे, तो इसको ब्रेक करो, H प्लस और Cl माइनस, 1H प्लस आया 1Cl माइनस आया, यानी 1 प्लस या 1 माइनस आया तो ये 1 से डिवाइड कर दो, ये 1 आ जाएगा, है ना। कितना केटायन और कितना एनायन है उसे डिवाइड कर देना, यानी कि आप किसी भी आयनिक कंपाउंड का वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करते हो, तो जो उस पर आयन है, जो उस पर चार्ज है, यानी आयन पर जो चार्ज है ना, वही उसका वैलेंसी होता है। तो इस आयन पर कितने चार्ज है, 1 प्लस है, इधर 1 माइनस है, तो किसी एक का लेना है, या तो प्लस या माइनस, प्लस भी 1 है और माइनस भी 1 ही है ना भाई, तो 1 मोल है, HCl कितना मोल लिया है आपने, 1 मोल लिया है, तो 1/1 इसका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है।
एक मिनट भाई, एक मिनट। एक मिनट, एक मिनट, मैंने थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दिया है। यहाँ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है मोल और इनटू वैलेंसी फैक्टर भाई, वैलेंसी, ठीक है। थोड़ा सा मुझसे गड़बड़ हो गया था, आप इसको सही कर लो। 1 into 1 ये हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर होता है। मैंने डिवाइड कर दिया था, सॉरी फॉर दिस, है ना। ये यहाँ 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 इधर 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 नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल और इनटू वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। इसको करेक्शन कर लेना भाई थोड़ा। हाँ हाँ, इसको चेंज कर लेना भाई, चेंज कर लेना, ठीक है। मैंने गलती से लिख दिया था, है ना, मैंने गलती से लिख दिया था उसको। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का क्या सिंबल होता है भाई? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। हो गया, चलो चलो, मैं अब आपको H2SO4 का बता रहा हूँ, ठीक है। देखो, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आपको निकालना हो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। H2SO4 क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल और इनटू वैलेंसी, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल तो यहाँ आपको मेंशन रहेगा, नो प्रॉब्लम। नंबर ऑफ मोल यहाँ क्या है, नहीं कुछ है तो 1 है। और वैलेंसी, वैलेंसी आप कैसे निकालोगे भाई? आप H2SO4 को ब्रेक करो। H2SO4 को ब्रेक करोगे तो क्या आएगा? 2H प्लस आएगा, प्लस क्या आएगा? SO4, 2 माइनस आएगा। कितना चार्ज आ रहा है देखो तो, 2 प्लस आ रहा है, इधर कितना आ रहा है? 2 माइनस पर आ रहा है, 2 माइनस आ रहा है। तो आपको प्लस माइनस नहीं लेना है, वैलेंसी जो है सिर्फ नंबर है, चार्ज नहीं लेना। तो आपको क्या करना है? 2 लेना है तो 2 ले लिया। अब ऐसा नहीं करना कि 2 प्लस 2 4 कर देना, ऐसा नहीं। किसी एक का चार्ज लेना है, या तो केटायन का चार्ज लेना है। दोनों चार्ज तो बराबर होगा ना भाई, जितना केटायन पर चार्ज होगा उतना ही एनायन पर होगा, है ना, दोनों इक्वल होगा। इसलिए आपको नंबर सिर्फ लेना है। तो 1 into 2 यानी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट H2SO4 का कितना हो जाएगा भाई? तो 1 मोल में 2 इक्विवेलेंट जो है होगा H2SO4, ठीक है। अब देखो, अब आप कुछ बुक देखोगे तो बुक में आपका जो फॉर्मूला है वो ये लिखा रहता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू फॉर्मूला क्या रहता है? तो वेट, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ये रहता है इक्विवेलेंट वेट, है ना, ये रहता है, ठीक है। आप कहोगे सर ये फॉर्मूला कहां से आया? तो देखो, ये फॉर्मूला से भी आप जो है ना, उसी फॉर्मूला का डेरिवेशन कर सकते हो, है ना। हमने जो पहले फॉर्मूला लिखा, ठीक है, उसी से आप इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हो और इससे आप उसमें कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? देखो, वेट, चलो वेट वेट है, इसको रहने देता हूं। इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या होता है भाई? तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट अपॉन अपॉन वैलेंसी, ये होता है। बात समझे? वेट वेट, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या होता है? तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू तो मोलिकुलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। तो वही क्या हो जाएगा? तो वेट, वेट अपॉन नीचे क्या हो गया? मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट इनटू, इनटू क्या हो जाएगा? वैलेंसी फैक्टर। देखना, आप इसको भी नोट कर लेना। अब आप बताओ कि वेट, आप बताओ कि वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इक्वल टू क्या होता है? बताओ, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इक्वल टू क्या होता है? हाँ भाई, बताओ तो। नंबर ऑफ मोल होता है ना, तो वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल। तो आप क्या लिखोगे? नंबर ऑफ मोल और इनटू वैलेंसी लिखोगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट
नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल और इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो नंबर ऑफ मोल और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हमेशा इक्वल नहीं हो सकता है ना। लेकिन आप जैसे आप एचसीएल का लिए हो तो एचसीएल के नंबर मोल ऑफ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट दोनों सेम होगा, आपने देखा अभी, है ना। एचसीएल के लिए नंबर ऑफ मोल और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम हो जाएगा। लेकिन आपने क्या देखा कि H2SO4 में नंबर ऑफ मोल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल नहीं हो रहा है ना। तो बहुत सारे स्पेसीज के लिए नंबर ऑफ मोल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल भी हो जाता है, बहुत सारे के लिए नहीं भी होता है। डिपेंड करता है किस पर, बैलेंसी फैक्टर पर। बैलेंसी 1 हुआ तो नंबर, अगर बैलेंसी 1 हो गया तो नंबर ऑफ मोल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल हो जाएगा। अगर बैलेंसी 1 नहीं होगा तो नंबर ऑफ मोल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल नहीं हो सकता है। हो गया। नहीं भाई, नंबर ऑफ मोल्स हम लोग एसिड बेस सॉल्ट, है ना, एलिमेंट किसी का भी निकाल सकते हैं, है ना। हमें मास पता हो तो फिर हम लोग नंबर ऑफ मोल किसी का भी निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि कंपाउंड का ही निकलता है, सिंगल एलिमेंट का भी नंबर ऑफ मोल निकलता है। आपने नंबर ऑफ मोल पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। अगर आपको कहे कि भाई आप 2.7 ग्राम एल्युमिनियम में 2.7 ग्राम एल्युमिनियम में आप बताओ नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, है ना। आपसे कहिए, है ना, तो आप देखो एल्युमिनियम क्या है, एल्युमिनियम तो एक एलिमेंट है, तो सब में निकलता है। आप कैसे निकालोगे, तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालोगे, तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास या वेट अपॉन एटॉमिक मास। अगर एटम है तो एटॉमिक मास लिखोगे, मोलिक्यूल है तो मोलिकुलर मास लिखोगे, है ना। तो यहाँ आप क्या लिखोगे, चूंकि एल्युमिनियम है तो आप एटॉमिक मास लिखोगे। तो क्या करोगे भाई, मास कितना है, तो 2.7 ग्राम मास है, और इसका एटॉमिक मास कितना होता है एल्युमिनियम का भाई, तो 27 होता है। तो कितना वैल्यू आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा, है ना। तो सबके लिए निकलता है, एलिमेंट के लिए भी निकलता है, एसिड बेस सॉल्ट सबके लिए निकलता है ना। एल्युमिनियम का एन फैक्टर क्या हो जाएगा भाई, 3 हो जाएगा, है ना। एल्युमिनियम देखो, एल्युमिनियम की एल्युमिनियम इज ए मेटल एंड मेटल हैज ए टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, बट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी लूज्ड बाय एल्युमिनियम। एल्युमिनियम कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन, है ना। क्यों, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करने से इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी, नहीं, इसका होता है 2 8 और 3, ठीक है। 2 8 3 होता है ना, ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 और 8, ठीक है। यहाँ देखो कितना चेंज हो रहा है, 3 से चेंज हो रहा है भाई, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, इसका वैलेंसी फैक्टर एन फैक्टर जिसको कहते हो आप जिसको एन फैक्टर कहते हो, ये एन फैक्टर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो एन फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए सबका अलग अलग रूल होता है भाई, एसिड के लिए अलग होता है, बेस के लिए अलग रूल होता है, सॉल्ट के लिए अलग रूल होता है एन फैक्टर निकालने का। एलिमेंट का अलग, एलिमेंट में भी मेटल का अलग होता है, नॉन मेटल का अलग होता है ना, सबके लिए अलग होता है। तो चलो कभी हम लोग कर लेंगे। नहीं, नोबेल गैस देखो नकुल, आप ये बताओ कि नोबेल गैस जो है, नोबेल गैस इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करता है क्या, ये बताओ, नोबेल गैस इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करता है क्या, नहीं करता है। नोबेल गैस, नोबेल गैस कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है क्या, एसिड बेस सॉल्ट कुछ भी कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है क्या,
नहीं करता है, तो ना तो कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है भाई, ना लॉस करता है, ना गेन करता है, कुछ भी नहीं होता है, तो उसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना, है ना। उसका एन फैक्टर, नोबेल गैस का एन फैक्टर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। और आपने पढ़ा भी है, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी, है ना। वो देखो मैं बता रहा हूं, मैं भी पढ़ाऊंगा नकुल, है ना, मैं बता रहा हूं, देखो एक्चुअली हम लोग बात होता है ना कि किसी चीज के बारे में हमें डिटेल में जाने से पता चलता है सारी बातें, है ना। क्योंकि नहीं कहता है कि पूरा जो है गागर कैसे है, गागर को घाघर में कैसे कहता है यार, पूरा समुद्र को जो है गागर में नहीं भर सकते हैं, मैं भूल गया, है ना। चलो कोई बात नहीं। तो देखो भाई, 1 मिनट में जो है, 1 मिनट में 1 सप्ताह का क्लास नहीं हो सकता है, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि नोबेल गैस जो है, हाँ ठीक है, ठीक है, समझो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मैं ये सोच रहा हूँ कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्योंकि बहुत बड़ी चीज है ना, वो बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि 1 मिनट में नहीं हो सकता है। देखो मैं आता हूँ सबसे पहले वैलेंसी पर, ठीक है। मैं वैलेंसी पर आता हूँ। वैलेंसी क्या कहता है, तो वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट, ठीक है। वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है किसी एलिमेंट का, अगर वैलेंसी जीरो तो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो नोबेल गैसेस ना तो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ना तो गेन करता है, कुछ भी नहीं करता है, बिल्कुल न्यूट्रल रहता है। वो कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करेगा, ठीक है। नहीं करेगा तो उसका वैलेंसी जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब बात रही कि भाई नोबेल गैसेस में एक एलिमेंट है जेनॉन, जो कि कुछ कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ये जो जेनॉन है, ये कुछ कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। हम लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे। ओके ठीक है आदित्य, मैं बोल दूंगा, मैं एक्चुअली नहीं करता हूं, ये राहुल जी कर देता है, मैं आज बोल दूंगा उनको कि सारा वीडियो जो है अपलोड कर दे, ठीक है। देखो समझना, ठीक है। देखो बहुत सारे बच्चे तो भाग गया है ना, क्योंकि चलो कोई बात नहीं। देखो क्या है ना, जेनॉन का कुछ कंपाउंड है, कौन कौन सा कंपाउंड है जेनॉन का, ठीक है। देख लो अदिति, देख लो। जेनॉन का कंपाउंड है JdO3, JdO2, F2, JdF4, JdF6, ठीक है। ये सारे कंपाउंड यानी 5-6 कंपाउंड, जेनॉन का 5-6 कंपाउंड ये एग्जिस्ट करता है। अब देखो, आप जितना भी कंपाउंड देख रहे हो जेनॉन का, आप देखो एक चीज ध्यान से देखना आप, है ना। मैं आपको अब डिप में ले जाता हूं, आप ध्यान से देखना जेनॉन का जितना भी कंपाउंड। आप देखो जेनॉन के कंपाउंड में कौन कौन सा एक्स्ट्रा, कौन कौन सा एलिमेंट है, आप बताओ मुझे। इन सारे जेनॉन के कंपाउंड में कौन कौन सा आपको एलिमेंट नजर आ रहा है। एक और होता है JdOF4। आप बताओ इस जेनॉन के कंपाउंड में कौन कौन सा एलिमेंट आपको नजर आ रहा है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, वेरी गुड। आपको जेनॉन में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन और फ्लोरीन मिल रहा है, ठीक है। और कोई एलिमेंट मिल रहा है, और आपको कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा। अब देखो, अब बताता हूं, ये फ्लोरीन जो है, आप जानते हो मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, आप जानते हो कि नॉन मेटल में फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। ऑक्सीजन सेकेंड मोस्ट रिएक्टिव, सेकेंड मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, ठीक है। तो जेनॉन की रिएक्टिविटी तो बहुत कम होती है, क्योंकि इसकी वैलेंसी जीरो हम लोग मानते हैं, लेकिन इस दोनों की रिएक्टिविटी इतना ज्यादा होती है तो इससे रिएक्शन कर लेता है। मींस के जेनॉन, आप कहो कि जेनॉन ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ रिएक्शन नहीं करता है, बल्कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन का रिएक्टिविटी इतना ज्यादा होता है कि ये दोनों जो है जेनॉन के साथ रिएक्शन कर लेता है, और किसी एटम के साथ नहीं हो सकता। जैसे मैं आपको बता रहा हूं एक चीज, जैसे ये रोड है भाई, ये रोड है, ठीक है। अब रोड है और आप जो है रेड रोड पर जो है आप पैदल चल रहे हो, पैदल चल रहे हो तो डेफिनेटली आप साइड से चलोगे। अगर आप यहां चलते हो, है ना, आप रोड के बीचों, अगर आप रोड के बीचों बीच चलते हो तो आपको धक्का लगेगी, और लगेगी तो इसमें आपकी गलती है, उसकी गलती नहीं है। लेकिन आप रोड के साइड में चल रहे हो, जो फुटपाथ है, आप फुटपाथ पर चल रहे हो, है ना, फुटपाथ, आप फुटपाथ पर चल रहे हो, फुटपाथ पर चल रहे हो,
और इस फुटपाथ पर आकर आपको कोई अगर है ना धक्का दे देता है कोई गाड़ी वाले, तो इसमें आपकी तो गलती नहीं है ना? आप रोड के बीचों बीच चल रहे हो तो आपकी गलती है। लेकिन आप अगर साइड में चल रहे हो और फिर भी आपको अगर धक्का आके दे देता है तो उसमें आपकी तो गलती नहीं है ना भाई, आप तो साइड में चल रहे हो ना। तो जस्ट बात वही होती है कि बेचारा जनान का कोई कसूर नहीं होती है भाई, है ना? ये तो बेचारे हैं, ये है ना, ये कहता है कि भाई मेरे पास तो है ही नहीं कुछ, है ना? मेरे पास तो हथियार है ही नहीं, है ना? कोई वेपन्स है ही नहीं, मैं कैसे लड़ूं? लेकिन कौन लड़ता है ये सिखाता है इसको, ठीक है? तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन जो है इससे रिएक्शन कर लेता है, ना कि जेनॉन रिएक्शन करता है ना? और ऑक्सीजन फ्लोरीन इसके साथ रिएक्ट करके जो है ये कुछ कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देता है। बात समझ में आई क्या होता है? बिल्कुल ठीक है। तो रीजन भाई ये होता है ना? ओके, चलो कितना टाइम हो गया भाई? चलो तो आज जो है आ, तो क्या करूं, आज छोड़ दूं? आज छोड़ दूं? चलो ठीक है भाई। ओके आफ्ताब, ठीक, ठीक है अदिति। ओके, तो फिर आज इतना ही रहने देता हूं और इसको हम लोग कल, तो हमारा एक टॉपिक और रहा है थ्योरी में, बहुत छोटा सा है मिस, वो कौन सा है, तो इंथैल्पी जो है, बाउंड इंथैल्पी हमें पढ़ना है, ठीक है? वो 10 मिनट का काम है, 10 से 15 मिनट। तो एक टॉपिक बचा है जो 10 से 15 मिनट का वो होगा, और बाकी कुछ लोग डिस्कस कराएंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हमारा ये चैप्टर लगभग जो है कंप्लीट हो जाएगा। ओके, ठीक है, चलो भाई, ठीक है, फिर मिलते हैं फिर हम लोग छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए गुड नाइट। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बाय, गुड नाइट।